मैडम बता देगी शायद 6 बजे से 7:30 बजे। ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ. सभी को नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को नमस्कार। नमस्कार। हेलो एवरीवन। हाँ नमस्कार जी। सभी हेलो को राम नमस्कार। राम जी, सभी को राम राम। अरे राम राम जी। गुप्ता जी, सभी को नमस्कार। ये क्या प्रशांत गुप्ता उत्तरकाशी की सुरंग में तू भी फंसा हुआ था क्या? नहीं, हरे मैं तो कृष्णा। हॉस्पिटल में चल रहा था सर। अभी सबको तेरा मैसेज प्रणाम। देखा नहीं है मैंने, अभी देखता हूँ क्या बोल रहा है। सब ठीक है नहीं अभी? नहीं, अभी भी हॉस्पिटल में ही है, अभी ठीक तो नहीं है, अच्छा देखते हैं। चलो ठीक है, ध्यान रखो यार, और क्या। हम्म। और असीम सेन जी कैसे हैं सर आप? ये सर पता नहीं क्या बंद हो गई आवाज। आ रही है आपकी आवाज, आ रही है सर। हाँ जी, असीम सेन जी की आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या बात है। और गुप्ता जी आप कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? हाँ ठीक है, प्रभु की कृपा है, ठीक है, समय अच्छा पास हो रहा है। इनकी कृपा तो हमेशा बनी रहनी चाहिए, बनी भी रहती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, उसकी कृपा के बिना तो कुछ है ही नहीं सर। Correct. और गौरव जी आप कैसे हैं सर? बस आपकी दुआएं हैं। नहीं, दुआएं तो उसकी है जिसकी है। कहाँ रहते हो? अमृतसर में? अमृतसर में कहाँ रहते हो आप? अमृतसर के पास ही है, फतेहगढ़ चूड़ियाँ। अच्छा, अमृतसर के पास रहते हो। हाँ पास है, लगभग 30 किलोमीटर है वहां से। वही पिछले हफ्ते हम वहाँ थे, ब्यास में डेरे में आए हुए थे। तो आपने फोन नहीं किया? अरे वहाँ फोन होता क्या है? वो फोन तो बाहर रखवा देते हो। और चलो बाहर से हाँ, कर लेते हैं यार, तो मिल एक लेते दिन फिर हैं। वहां से, हाँ फिर मेरे दिमाग में था, फिर मैंने कहा यार चलो छोड़ो, आप ही शायद तबीयत खराब थी। फिर एक दिन वहां से अमृतसर आए थे हम। अच्छा तो तो अच्छा मतलब अच्छा। तो जी अभी साउंड आ रहा है ना मेरा? हाँ जी हाँ जी, अभी आ रहा है सर, कैसे हैं अभी सर आ रहा आप? है जाओ। अच्छा वो ब्लूटूथ तक कनेक्टिविटी का इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ, वो हाँ थोड़ा हाँ सा ऑफ था। हाँ। हाँ आप हमारे पुराने साथी हैं, मैंने सोचा पहले पूछ लेते हैं, सर का हाल पूछ लेते हैं। हाँ, और कैसा चल रहा है सर? बढ़िया चल रहा है। चल रहा है। अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ में बैठ के, ऐसा अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी होता है, गुरुजी भी जवाब अच्छा से देते हैं। ये क्या होता है, मैं जो मेरा ग्रुप में था ना, थोड़ा सा मिसिंग था, अच्छा जी। तो आप लोग के ग्रुप में आके आने के बाद बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। इतना तक मेरा अनुभव है। तो आपने दोबारा रीज्वाइन किया इसको, ग्रुप को कैसे ना किया? रीजन नहीं, एक्चुअली क्या है, वो गुरुजी बताया था। इस ग्रुप में सब ग्रुप नॉलेज वाले ज्यादा है। आप लोग को जो नमस्कार। यहाँ में धरिए 20 100 पार्टी है, 20 में धरिए 10 या 15 का पहले से कहाँ कहाँ से थोड़ा कुछ जानकारी लिया था। तो अच्छा अभी जी। गुरुजी पहले बार जो दिखाएंगे, पहले बार पकड़ लेता है। मैं तो टोटली न्यू था, तो अच्छा जी। पहले बार बहुत कुछ मेरा ज्ञात था। अभी जो सेकंड बार अटेम्प्ट लिया, बहुत कुछ तरह जानकारी आ रही है। क्या नोट करो ना, दिमाग में रखो, सब हचपच हो गया था। अच्छा जी। हाँ, तो ये गुरुजी बोला था कि आप एपीए में आइए, आप बहुत अच्छा लगेगा। तो हम बोला ठीक है। अचानक भी ज्वाइन कर लिया उस दिन ने। ठीक। तो अभी क्या है, हम ज्वाइन कर पाऊंगा, लेकिन कोई क्वेश्चन पूछ नहीं पाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। ये ये ठीक है, है, थोड़ा डिवाइस दे देता हूँ। गुरुजी ने कहा हुआ है ना, लाइफ टाइम है, कभी भी आप दोबारा भी हाँ ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ हाँ ऐसा हाँ है। हाँ 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 हाँ। यदि आपको नहीं पता चलता तो दोबारा ग्रुप में आप ज्वाइन कर लें, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, दोबारा समझ इसे सकते हैं किसी। इसे मैं नोट किया था, लेकिन वो नोट पढ़ने के भी टाइम में नहीं मिलता, लेकिन सुनाई से जितना मजा मिलता है ना, गुरु जी के जो साउंड है वो बहुत नहीं बहुत बेनिफिशियल अच्छा होता है, है। बहुत बहुत अट्रैक्टिव है। गुरु जी ऐसा बताते हैं, बड़ा अच्छा महसूस होता हाँ हाँ है। हाँ। गुरुजी आपने क्या किया था पहले गुरुजी से?
हाँ जी, आपने पहले उपाय। क्या किया हुआ? उपाय था? मैंने रेमडेल किया था सर। अच्छा, पहले एक रेमेडीज किया बस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक रेमेडी से शुरुआत हुआ। हाँ जी, हाँ जी, रेमडी से शुरुआत हुआ। नमस्कार आप लोगों को। गुरु नमस्कार सर। गुरु प्रणाम नमस्कार गुरु गुरुजी। गुरु प्रणाम गुरु। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी आपकी तो सर्दी आ गई आज। हाँ, सर्दी भी आ गई और आज गंगा स्नान करके आए हैं। क्या बात अच्छा है। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आज इच्छा हो गई कि चले जाएं गंगा स्नान करने के लिए। तो गढ़मुक्तेश्वर नजदीक में है, वहीं चले गए थे। बड़ी रस, बहुत बहुत भीड़ है। जय गंगा माई। मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। 2 किलोमीटर पहले ही, 2.5 किलोमीटर पहले ही गाड़ी वगैरह का पार्किंग हो गया। अब वहां से फिर धीरे धीरे ऐसे भी आज बारिश ज्यादा हुई सब जगह पे। ना, वहां बारिश नहीं हुई। हमारे गुजरात में तो बहुत बारिश है आज कल। हाँ, वो इधर बारिश अभी हुई नहीं है। शाम को एक आध बूंद दिखाई दिया गाड़ी के शीशे पे, लेकिन वो भी फिर कंटिन्यू नहीं हुआ। तो हाँ, आए इधर भी गुरु हैं। जी थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा बूंदाबांदी हाँ, है यहाँ पे। हाँ जी, पंजाब में। आए हैं शाम को 5 बजे। सोचे क्लास ले ही लेते हैं, क्या करना है अब्सेंट करके। ठीक है ना। तो हमने आपकी कहा कृपा चलो गुरु जी। क्लास ले लेते हैं। तो और बताइए, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बस सर, आपकी आपका कृपा आशीर्वाद गुरु है जी, गुरुजी। आपके आशीर्वाद से चल रहा है गुरु जी। जितना ज्यादा कार- फास्ट हो सके उतना। कार्तिक माह भी समाप्त हो गया। अब बिल्कुल। हम लोग अपने अपने हिसाब से चलेंगे। अब शादी विवाह के माहौल में जाएंगे। तो मुहूर्त के लिए कहा जाता है, विशेष मुहूर्त आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जो देव उत्थान एकादशी होता है, उसके पहले ना तो शादी होता है, ना उपनयन होता है, न बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। बहुत लोग गृह प्रवेश आदि भी नहीं करते हैं। बहुत लोग, हम सबको तो नहीं कहेंगे। कब से ये शुरू होता है? तो हरिशयन से शुरू हो जाता है। हरिशयन एकादशी आता है, वहां से 4 महीने का चातुर्मास बोलते हैं इसको। और देवोत्थान एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। तो अब रोज ही जो है शादी विवाह जो है सो आपके शहर में आसपास में देखते रहेंगे। तो ये बीच में जब योग निद्रा में जाते हैं हमारे श्री विष्णु, तो उस समय बड़े बड़े जो यज्ञादि कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं। फिर उनके जगने के उपरांत योग निद्रा से जब जागते हैं तब प्रारंभ होता है। और ये दीपक जलाने की प्रथा कार्तिक मास के प्रथमा तिथि से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा तक चलता है। ठीक है ना। हम लोग अलग अलग तरीके से इसको मनाते रहते हैं। तो आज उसका भी समापन हो गया। ठीक है ना। तो जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं, इसका अपना महत्व है, कभी चर्चा करेंगे। तो सूर्योदय से पूर्व ही जिनको भी स्नान करना हो, महिलाएं इसमें अग्रणी है कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जो है कार्तिक मास का स्नान करती हैं। पुरुषों को तो उतना समय नहीं मिलता या जो भी है, लेकिन हमने देखा है कि पुरुषों की अपेक्षा कार्तिक स्नान में महिलाओं का योगदान अधिक होता है। तो अच्छा है। गुरुजी चलिए आंवले की भी आगे पूजा बढ़। होती है इसमें। जी बोलिए। आंवले की पूजा होती है गुरुजी। आंवले के पेड़ के जी पास लेडीज हाँ जाके हाँ, पूजा करती है। बहुत कुछ होता है हमारे। हमारे वेद शास्त्रों में या पुराणों में, उपनिषदों में जितने व्रत आदि बताए गए हैं, सारे व्रत आदि यदि हम करते हैं, जो हमारे परंपराओं में है, कई जगहों पर अलग परंपराओं में है, कई जगहों पर अलग है। कुछ व्रत दिल्ली में मनाया जाता है, बिहार में नहीं मनाया जाता। कुछ व्रत बिहार में मनाया जाता, दिल्ली में नहीं मनाया जाता। लेकिन जो जहाँ मनाया जाता है उस व्रत को यदि हम नियमित कर लेते हैं तो हमारे सारे दोष दूर हो जाते हैं। हमको ज्योतिष में रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्योतिष में रेमेडी करने की जरूरत तब पड़ती है जब हम अपने व्रत और त्योहार को
बहुत तन्मयता से नहीं मनाते हैं, तब जो है सो रेमेडी की ज्यादा आवश्यकता होती है। नहीं तो हमारे व्रत और त्योहार में इतना ताकत है कि आप जानते ही हैं, कोई व्रत पुत्र के लिए है, कोई पति के लिए है, कोई धन के लिए है। जब पुत्र, पति, धन, परिवार सुखी रहेगा तो अन्य किस तरह का सुख गृहस्थ को चाहिए? गृहस्थ को तो गृहस्थी का ही सुख चाहिए। तो गृहस्थी का सुख सुख जो है हमें अपने व्रत त्योहारों से प्राप्त हो जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे अच्छा बढ़ते हैं हम लोग। गुरु जी, जी माफी चाहूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन था। आपने कार्तिक मास की बात की, तो गुरु जी कार्तिक मास में जो जन्म होते हैं बच्चों के, उनकी कार्तिक शांति करवानी पड़ती है, तो ये इसमें ये माना जाए कि उनका सूर्य कमजोर होता है? न कृतिका नक्षत्र के बारे में कहा गया है, कार्तिक मास के बारे में नहीं कहा गया है। ठीक है ना? पंजाब में कार्तिक शांति होती है, कार्तिक में जन्म हो तो यहाँ कार्तिक शांति के लिए कह हो देते हैं लोग हो कार्तिक। सकता है कि आप वो उसीलिए बोले ना कि अलग अलग जगहों पर कुछ परंपराओं से चला आ रहा अलग अलग विधान है, तो शांति अच्छा, करा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं गुरु जी, इसमें सूर्य कमजोर माना जाएगा? नीच का सूर्य होता है? कार्तिक मास में सूर्य नीच का ही होता है। ठीक है? अच्छा। हाँ जी, इस तो बार मलमास पड़ गया था, जी, इसीलिए इस बार जो है सो कार्तिक मास में ही वृश्चिक राशि में चला गया था सूर्य। ठीक है ना? ठीक तो ठीक है गुरु ये आप लोग, हमारे यहाँ जो बिहार में छठ व्रत होता है जी। वो उस समय इसलिए होता है, और उनको जो चढ़ाया जाता है, आप यकीन नहीं करेंगे कि उससे ज्यादा इको फ्रेंडली कोई व्रत नहीं होता। समझ रहे हैं ना? गन्ना से लेकर के हल्दी का गांठ, जो कच्चा हल्दी का गांठ होता है, मूली होता है, सेब होते हैं, संतरे होते हैं, सिंघाड़ा होता है, जिसको आप लोग क्या नाम बोलते हैं पता नहीं। सिंगाड़ा ही बोलते हैं। सिंगाड़ा है गुरु जी। हाँ, एक हमारे इधर टावा नींबू होता है, वो क्या क्या नहीं, उस पे जितने भी फल बाजार में दिख जाते हैं वो सारे चढ़ाए जाते हैं। गन्ना चढ़ाया जाता है, केले चढ़ाए जाते हैं, तो सूप में पूजा होता है, मिट्टी का दीपक जलाया जाता है, शुद्ध घी के इसमें जो है, और गुड़ का, चीनी का नहीं, गुड़ का ठेकुआ आदि बनाया जाता है। तो समझिए कि कितना इको फ्रेंडली त्योहार है। और वो सिर्फ अपने सूर्य देव को इसीलिए अर्पित किया जाता है कि आप इनको खाइए और बलि हो जाइए। आप हमसे कमजोर होकर के दूर चले जाएंगे, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कौन करेगा? और वो व्रत मुख्य रूप से तो सभी विषयों को देने वाला, जिसका शादी नहीं है कहते हैं कि उसको शादी का सुख देना, जिसको संतान नहीं है संतान का सुख देना, जिसको आंख नहीं है उसको आंख का सुख देना। तो सभी प्रकार के सुखों के लिए कहा गया, लेकिन वो तब न सुख प्राप्त होगा जब आप बलवान रहेंगे, जो सुख को देने वाले हैं वो बलवान रहेंगे। तो सूर्य देवता को इतने चीज अर्पित किए जाते हैं कि आप बलवान हो जाइए, क्योंकि अब से सूर्य जो है सो दक्षिणायन में है, और हमारे यहाँ अब सूर्य कमजोर हो जाएगा, जाड़े का मौसम आ जाएगा। 14 जनवरी के बाद ही सूर्य बलवान होना शुरू होता है। ठीक है? तो इसीलिए छठ व्रत उसके मध्य में ही मनाया जाता है। तो चलिए सारे व्रतों की अपनी अपनी परंपराएं हैं। हम लोग संतान विषय के ऊपर चल रहे थे। प्रैक्टिस के लिए एक पत्रिका आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। उस पत्रिका को देखिए, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि 10 में से 6-7 पत्रिकाओं में आपको दिख जाना चाहिए कि संतान हो सकता है या नहीं। तो इस बार जो है ना, पहले फीमेल की पत्रिका दिखाएंगे। समझ गए? कि फीमेल की पत्रिका देख करके आप लोग आकलन कीजिएगा कि संतान होगा या नहीं। फिर मेल की पत्रिका दिखाएंगे, तब आपको बताएंगे कि मेल की ही पत्रिका क्यों देखनी चाहिए। ठीक है? ये तो आप लोगों को पता ही है कि मेल की पत्रिका देखनी चाहिए। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं। ये आपके सामने फीमेल की पत्रिका है, 13 जुलाई 1987, 23:56, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। इस पत्रिका को देखिए और बताइए कि इसको संतान का सुख होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
जो भी बोलना चाहेंगे हाथ खड़े कर लेंगे। प्रशांत गुप्ता जी, आप ही बोलना शुरू कीजिए आज। जी गुरुजी। इसमें गुरुजी पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है, अपने से 8वां है। पंचम भाव पे मंगल बैठा हुआ है और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है उस पे। बाकी इसमें कारक गुरु की कंडीशन ठीक दिखाई दे रही है और कोई अशुभ प्रभाव भी दिखाई नहीं दे रहा है गुरुजी इसमें। तो ऐसा लगता है इसमें संतान होना चाहिए। राम मोहन कपिल जी, आपका क्या ओपिनियन है? आप अनम्यूट कर लीजिए कपिल जी। हाँ गुरुजी, जो प्रशांत जी ने बताया वही है, लेकिन नवमांश में अगर हम देखते हैं तो 5वें का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में चला गया, जो कि शुभ है। और बाकी अच्छा गुरुजी, एक चीज़ मैं थोड़ा सा इसमें चाहूँगा आपसे जानना कि इसमें जो हम जितने भी प्लैनेट्स का इफेक्ट इसमें देखते हैं, तो उसमें फंक्शनल यानी कि परिस्थिति के अनुसार कोई ग्रह शुभ है या अशुभ है, ये भी देखना जरूरी है। तो नीचे जो ग्रहों का जो टेबल हमें दिखाई दे रहा है नीचे कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में, इसमें अगर वो कॉलम आ जाए ना जिसमें शुभ अशुभ भी आ जाता है फंक्शनल, तो थोड़ा सा आसानी होगा। ना, आप फंक्शनल को छोड़ दीजिए, आप फंक्शनल समझते हैं। अच्छा। इसीलिए वो हमारे में ये शत्रु मित्र तो दिखाई दे भी रहा है। हाँ। बाकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, आपको खुद ही समझना है कि कौन अच्छा होगा कौन नहीं होगा, ठीक है ना? ओके। वो आप ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तो मंगल क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है, तो उस हिसाब से तो मंगल मेरे ख्याल से शुभ होना चाहिए। और तो इसलिए मुझे इसमें कोई खास प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही इसमें। अब जो राहु की दृष्टि है, एक सिर्फ वो नेगेटिव दिख रहा है मुझे। बाकी तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है, तो होनी चाहिए संतान। डॉक्टर भारती अनेजा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, मुझे भी इस पत्रिका में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। बस एक यही है कि D1 में जो है चंद्रमा जो है पंचमेश, वो 12वें स्थान में बैठा हुआ है, और मंगल जो है यहाँ बैठा हुआ है, पाप कर्तरी में भी नहीं है, और राहु की दृष्टि है, तो बहुत ज्यादा पीड़ित तो हम नहीं कह सकते। 6-8 में भी कोई ग्रह नहीं है, 12वें में सूर्य और बुध है, तो हम नहीं मान सकते कि पंचमेश की स्थिति ठीक है। और गुरु की स्थिति भी ठीक है, और इसका D9 जो है वो भी वर्गोत्तम हो गया, मीन लग्न से शुरू हुआ है। और D7 भी वर्गोत्तम हो गया, क्योंकि यहाँ भी मीन लग्न से शुरू हुआ है। और गुरु की स्थिति भी, अगर हम गुरु से पंचम देखते हैं D7 में, तो वहां भी स्थिति ठीक है। मुझे कुछ खास प्रॉब्लम तो समझ में नहीं आ रही गुरुजी की इस पत्रिका में, कि संतान नहीं होनी चाहिए ऐसा। चलिए ठीक है। गौतम बाधवा जी। जी नमस्कार सर। सर, 5th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं, जो कि नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है, मैलेफिक है। 5th हाउस में लगन से राहु की दृष्टि आ रही है, तो ये मंगल मरणात्मक प्रभाव रखते हैं। और राहु जो है घर ठहरने नहीं देता, शनि की तरह प्रभाव रखता है वो। और जो कारक है, सॉरी, जो पंचमेश है चंद्रमा, वो एक तो 12वें भाव में चला गया है, लगन से 12वां है, और अपने भाव से 8वां है। ये सबसे खराब स्थिति है। चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि जा रही है, जो कि फिर से मरणात्मक प्रभाव रख रहा है वहां पे। केवल कारक गुरु की स्थिति अच्छी है, जो कि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। आ, तो ये तो है डी वन की स्थिति। और अगर आप नवांश में देखेंगे, तो नवांश में भी चंद्रमा जो है वो त्रिकोण नवम भाव में जरूर है, लेकिन वहां पे भी वो अच्छी राशि में नहीं है। और वहां से 1 2 3 4 5, वहां से गुरु से अगर आप पंचम देखें, तो बुध की कन्या राशि आती है। बुध वहां पे 12th हाउस में, 12वें भाव में चले गए हैं। ये भी वहां पे स्थिति अच्छी नहीं है। और अब अगर आप D7 में देखें, तो D7 में वहां पे भी लगन वर्गोत्तम है, और चंद्रमा वहां पे लगन में ही बैठे हैं, लेकिन वहां भी वो मंगल के साथ है।
तो मंगल का प्रभाव इनके ऊपर बहुत है। और वहाँ गुरु फिर से ठीक है सेकंड भाव में, लेकिन अगर आप 1 2 3 4 5 अगर वहाँ पे आप चंद्रमा वहाँ पे अगर आप गुरु का और चंद्रमा का एक्सिस देखो तो 212 आता है। और गुरु से 5वें में सूर्य की राशि आती है जो कि केंद्र में है, पुरुषोत्तम है। ठीक है, स्थिति मरणात्मक प्रभाव ज्यादा है D1 चार्ट में, जो कि D9 में दिखता है, पर और D7 में भी चंद्रमा के ऊपर दिखता है जो कि इनके पंचमेश है। लेकिन कारक की स्थिति अच्छी है, इसलिए प्रभाव मरणात्मक होते हुए भी और राहु का प्रभाव होते हुए भी कारक बलवान है, तो योग फिर भी स्त्री की कुंडली में है संतान के। बिल्कुल। प्रवीण उमरानिया जी। नमस्कार सर। मीन लग्न की पत्रिका है सर, आपने एक बार बता दिया था, मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि फलद्रुपता वाली कौन सी राशियां होती है और कौन सा लग्न होता है। तो सर आपने बताया था कि जल तत्व के जितने भी राशि होती है या लग्न होता है वो फलद्रुप होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। बट इसमें मीन लग्न की पत्रिका है और पंचम स्थान का स्वामी होता है चंद्रमा, वो वहां से अष्टम स्थान में जाके विराजमान। दूसरा, पंचम स्थान में मंगल नीच का होके विराजमान है। और सब लेडीज की पत्रिका है तो सर सप्तम स्थान भी मेजर देखना चाहिए, क्योंकि फलितान होगा तभी आगे कुछ बढ़ेगा। इसमें मुझे ये भी दिखता है कि सप्तम स्थान में केतु है, तो इनको शिफ्ट होने की चांसेस है सर। दूसरा, लग्न पत्रिका मीन लग्न की है, नवमांश पत्रिका भी मीन लग्न की है और D7 पत्रिका भी मीन लग्न की ही है। यानी तीनों तीन वर्ग चार्ट में देखा जाए तो मीन लग्न होता है और ये वर्गोत्तम ही होता है। यहाँ पंचम स्थान की स्थिति तो अच्छी नहीं थी, बट यहाँ देखा जाए तो D9 में पंचम का स्वामी होता है चंद्रमा, वो भी नीच का होकर नवम स्थान में विराजमान है। गुरु की दृष्टि है तो अच्छा है, बट सप्तम स्थान का स्वामी वहां से सिक्स स्थान में है बुध, वो इतना अच्छा नहीं है सर। और यहाँ सप्तम स्थान का स्वामी D1 में वो सूर्य के साथ है और वो वक्री भी है, वो भी अच्छा नहीं है। और D7 में देखा जाए तो भी वो सप्तम स्थान में ही आता है, वो अच्छी बात है। बट वहां का पंचम स्थान का स्वामी चंद्रमा वो लग्न में है मंगल के साथ। तो मेरे हिसाब से सर देखा जाए तो ये फीमेल चार्ट में शायद एक ऐसा भी हुआ होगा कि 1 के 2 बार ये मिसकैरेज भी हुआ होगा इनको। और इस पत्रिका के अकॉर्डिंग ऐसा दिखता है कि बच्चा होने की संभावना है नहीं सर। चलिए, नीलम बस कुमार इतना ही जी। कहना है। नमस्ते गुरुजी। इसकी पत्रिका देखने के बाद पंचमेश को अगर हम देखें वो अपने से 8वें में गया है और पंचम भाव में मंगल बैठा है और पंचम भाव के जब हम अष्टक वर्ग भी देखते हैं तो वो 24 नंबर है जो कम नंबर में काउंट होता है। और अगर हम गुरु की स्थिति देखें, गुरु की स्थिति ठीक है, लेकिन पंचमेश और नवमेश में संबंध बन रहा है, क्योंकि जो नवम भाव का जो भावेश है वो पंचम में आके बैठा है, तो उससे उनको थोड़ा सा दृष्टि मिल रही है कि वो अच्छा रहेगा उनके लिए। पंचम भाव पे राहु की दृष्टि है और अगर हम सप्तम को देखें उसमें केतु है, जो उनको हानि दिखा रहा है। और अगर हम इनकी जीवन उसमें D9 के उसमें देखें तो वहां पर भी पंचमेश जो वर्गोत्तम की राशि लेकर पंच वो बना है इसका चार्ट। तो और गुरु से 5वें में भी वहां पर स्थिति बुध 1 2 3 4 5 बुध, लेकिन वहां पर 12वें भाव में गया है जो कि ठीक नहीं है। और ऐसे ही लेकिन सप्तम भाव में जब हम देखते हैं तो लग्नेश में चंद्रमा और मंगल दोनों वो भी अलगाव, मंगल अलगाव की वो भावना दिखा रहा है। तो ऑल टुगेदर देख के गुरुजी लग रहा है कि मुश्किलें आएंगी, और क्योंकि मंगल है तो अगर हुआ तो भी जैसे सी सेक्शन या कुछ ऐसा प्रभाव दिखा के कि सर्जरी या कुछ ऐसे इनके चांसेस भी दिखा रहे हैं। तो और जब अगर हम इनकी दशा देखते हैं तो अभी आगे आने वाले में केतु की दशा आ रही है, तो चांसेस उस टाइम पे इनको हो सकते हैं गुरुजी। वैसे ऑल टुगेदर मुश्किलें बहुत ज्यादा दिख रही है इनको। इतना ही गुरुजी।
बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कुमार जी। गुरु जी और सबों ने बताया चंद्रमा और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल नीच का बैठा हुआ है लग्न पत्रिका में। बट गुरु की स्थिति तो काफी अच्छी है, अपने मूल त्रिकोण राशि से 5वें में है और लग्न से दूसरे राशि में है, तो काफी अच्छी स्थिति है गुरु की। तो मुझे लगता है कि इनको संतान होनी चाहिए। अ, चंद्रमा D9 में 9th में है, बट नीच का है, तो नीच का तो 2-3% ही काउंट करते हैं, तो वैसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपने कहा था कि चंद्रमा, मंगल और बाद में गुरु की, ये तीनों ग्रहों का वो देखना चाहिए। तो गुरु मंगल पर तो राहु की भी दृष्टि है, और मंगल 5th हाउस में बैठा हुआ है, नीच का है, तो थोड़ा मंगल कमजोर है 5th हाउस में, एंड 5th का लॉर्ड 8th में है, तो ये भी अच्छा नहीं है। बट गुरु की स्थिति काफी अच्छी है लग्न कुंडली में। मुझे लगता है कि संतान इनको होनी चाहिए। एचपी से जुड़े हैं जी, हाँ बोलिए। नाम मैं आपका नहीं जान रहा हूँ, आप एचपी लैपटॉप का नाम होगा, उससे जुड़े हैं। अगर आप लोग नाम जान रहे हैं प्रवीण उमरानिया जी उनका, तो बताइए। ब्रह्मदत्त जी हैं शायद, या कुछ। हाँ जी गुरु जी प्रणाम जी। हाँ ब्रह्मदत्त जी। हाँ जी गुरु जी, यदि लग्न कुंडली में देखें तो पंचम में मंगल बैठे हुए हैं और गुरु यहाँ वो मेष राशि में बैठे हुए हैं, तो मंगल भी नीच राशि में है। और यदि पंचम से पंचम देखें तो शनि बैठे हुए हैं, वो भी शत्रु क्षेत्री मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। उधर यदि शनि जी की दृष्टि देखें तो वो भी गुरु से पंचम स्थान पर आ रही है, सिंह राशि में, और मंगल पे राहु की दृष्टि भी है। इसके अलावा जो पंचमेश हैं वो व्यय स्थान में बैठे हुए हैं, अपनी राशि से अष्टम में बैठे हुए हैं। तो अभी हम नवांश की ओर आए गुरु जी। नवांश में वर्गोत्तम है, मेरी राशि जो है लग्न तो वर्गोत्तम है, लेकिन पंचमेश जो है वो भाग्य स्थान में बैठा है। उसको बुरा तो ना कह सकते, लेकिन नीच राशि का बैठा है, कुछ ना कुछ उदासीनता तो देगा ही। फिर सप्तम में आ जाएंगे गुरु जी, सप्तमांश में, तो यहाँ भी वर्गोत्तम है लग्न जो है, और पंचमेश जो है वो लग्न में बैठा हुआ है, लेकिन मंगल के साथ बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है मंगल के साथ बैठने से। और अष्ट वर्ग में भी 24 अंक हैं, साथियों ने बताया, या यहाँ पे पंच में। तो गुरु जी ऐसा लगता है कि इसमें कुछ उदासीनता नजर आती है, और एनर्जी वगैरह ऊर्जा की भी कमी नजर में आती है। और संतान के पक्ष, यदि संतान की तरफ से भी देखा जाए तो कुछ ना कुछ कमी तो जरूर नजर आती है। बस गुरु जी इतना ही, धन्यवाद। अंजू जी। हाँ प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी जैसे सबने बताया है, मेरे पॉइंट्स भी वही हैं, लेकिन जो दो आपने पॉइंट्स बताए थे अलगावकारी के बताए थे, सूर्य, राहु और शनि, अगर इन तीनों का में से किसी का भी संबंध पंचम या पंचमेश कारक से हो जाता है, तो इसमें राहु की दृष्टि जो है वो पंचम पर पड़ रही है। एक तो ये इनके मिसकैरेज का भी कारण हो सकता है, और मंगल की दृष्टि जो है वो पंचम पर राहु की दृष्टि है, एक तो ये होता है, और पंचम पीड़ित है। पंचम जो है वो गुरु है, नहीं पंचम जो है वो चंद्रमा है, जो कि द्वादश में जाके बैठ गए हैं। तो द्वादश में कोई भी ग्रह जो है वो उचित नहीं माना जाता है। और एक आपने और बताया था कि शनि जो है वो गर्भ धारण नहीं करने देता, तो मंगल की जो दृष्टि है वो भी शनि के ऊपर पड़ रही है। नहीं पड़ रही है। नहीं, चौथी पड़ रही है, 5वीं है, हाँ मंगल की नहीं पड़ रही। एक ही पॉइंट नजर आ रहा है जो मेरे को गुरुजी, जो राहु का जो पंचम पर दृष्टि पड़ रही है, बस अलगावकारी वाली, मिसकैरेज वाली। चलिए ठीक है। हरे कृष्णा। भौमिक जी।
हरे कृष्णा। गुरुजी, इनका पंचम भाव में मंगल बैठा है, ऊपर से राहु की दृष्टि भी है, और मंगल अपने नीच राशि में बैठा है, और पंचम पति अपने से अष्टम में गया है, लग्न से द्वादश हो गया है। पंचम से पंचम में शनि बैठा है, जिसका मूल त्रिकोण द्वादश में है, और अभी इनका शनि में शनि चल रहा है, तो ये तो द्वादश का ही प्रभाव ज्यादा देने वाला है, व्यय देने वाला है। और इस चार्ट में चंद्र लग्न से हम देखें तो ये भी देख रहा है कि पंचम में पंचम पति बैठा है, ये भी दर्शाता है कि संतान तो होना चाहिए। फिर उसके साथ भी मंगल और शुक्र भी बैठा है, ये दिख रहा है। और इस चार्ट में सप्तम में केतु बैठा है, राहु केतु एक्सिस में हो गया है, और सप्तम पति फोर्थ हाउस में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, और जिसका मूल त्रिकोण अष्टम में है, तो वो अष्टम का प्रभाव ज्यादा देने वाला है। लगता है कि इनका पति में कुछ ना कुछ तो डिस्टरबेंस होगा, क्योंकि शुक्र अष्टम का प्रभाव ज्यादा देके बैठा है फोर्थ हाउस में सप्तम पति के साथ। तो इस तरह नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ इनका पति में भी है, और इसका चार्ट में भी प्रॉब्लम तो दिखाई दे रहा है। चंद्रभान यादव जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, पंचम भाव जो है वो मंगल है उसमें, तो इस वजह से पीड़ित है। ऊपर से फिर राहु की दृष्टि भी है, और अष्टक वर्ग में 24 है, तो इसलिए इनका पंचम भाव तो काफी कमजोर है। और जो पंचमेश है वो द्वादश भाव में गया हुआ है, और उस पे मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो इसलिए चंद्र भी थोड़ा बहुत पीड़ित है, पर ज्यादा नहीं है। और कारक ग्रह गुरु की पोजीशन सही है, और पंचम से पंचम शनि है वो नवम में है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है इनको। हो सकता है पहला मिसकैरेज हो, बाकी तो हो जाना चाहिए इनको, संतान तो होना चाहिए। धन्यवाद। गुरुजी, आपने शनि का जो बताया था कि गर्भ धारण करने नहीं देता, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो राहु की शनि पर भी दृष्टि पड़ रही है। न, इतना दूर लगा के नहीं देखना है, साफ साफ नजरों से दिखता है वही देखना है। सबसे पहले तो उमरानिया जी को कहेंगे कि वर्ग चार्ट में दृष्टियां न देखें। ठीक है सर मैंने दृष्टि देखी नहीं वहां पे। हाँ, देखी थी आपने, इसीलिए मैं याद रख रहा था कि आपको मैं बता दूं। नंबर 1। नंबर 2, चूंकि नवम स्थान अभी पढ़ाए नहीं है, फिर भी संक्षेप में पढ़ लीजिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि नवमेश मंगल हो, शनि हो, सूर्य हो, कोई भी हो, वो जिस स्थान में जाता है उसकी वृद्धि करता है। इसीलिए यहाँ नवमेश मंगल है, वो पंचम स्थान में गया है, वो उसकी वृद्धि करेगा। ठीक है, इसको आगे जरा विश्लेषण में पढ़ाएंगे, नवम स्थान में जाएंगे तो। अभी मन में इतना सा ही बिठाइएगा कि चाहे वो शुभ ग्रह हो नैसर्गिक रूप से या अशुभ ग्रह हो, लेकिन यदि वो पत्रिका में नवमेश हो, वो जिस भी स्थान में जाएगा उस स्थान का बरकत कराएगा, बढ़ोतरी कराएगा। तो ये नवमेश की बात हो गई। दूसरा, चंद्रमा द्वादश में तो चला गया, जहां जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। कम से कम पंचमेश के लिए द्वादश जाना ही हम सबसे गलत बताते हैं, लेकिन उस द्वादश में जाने के बाद मंगल के अलावा अन्य किसी अशुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्रमा को पीड़ित कहेंगे। अब दाता ग्रह के रूप में कहें या कारक के रूप में कहें, गुरु को लेते हैं तो गुरु किसी तरह से पीड़ित नहीं है। तो यहाँ कहा जा सकता है कि संतान में कोई बहुत परेशानी नहीं होगी, संतान हो सकता है। बाकी नवांश और सप्तांश आप लोगों ने जो देखा वो ठीक। तो ये पत्नी की चार्ट थी, ठीक है। गुरुजी एक चीज में एक सेकेंड, अभी 1-2 मिनट और हमको बोलने का इच्छा है, बोलने दीजिए।
तो ये पत्नी की चार्ट थी, और पत्नी के चार्ट में यदि गुरु अच्छा दिखाई दे दे तो हमेशा ये बात, मतलब फीमेल पत्रिका में यदि गुरु अच्छा हो जाए तो उसको ये आंख बंद करके कहना चाहिए कि आपको धन, पुत्र और पति का सुख प्राप्त होगा। ये बिल्कुल मोटी ज्योतिष, मोटा एस्ट्रोलॉजी में मान करके चलना है। जिस फीमेल चार्ट में गुरु अच्छे पोजीशन में हो, गुरु पीड़ित न हो, उस फीमेल को पति का सुख, पुत्र का सुख और धन का सुख, तीनों सुख प्राप्त होता है अपने जीवन काल में। बाकी अन्य ग्रहों को भी देखना है, हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ गुरु को ही लेकर के चलना है, लेकिन यदि गुरु में ये गुण है तो वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे गुरु में ये गुण है और सिरे से कोई भी नकार नहीं सकता कि इसको संतान नहीं होगा। ठीक है, हमने ये भी बताया है कि 2 या 2 से अधिक ग्रहों से यदि कोई ग्रह या भाव पीड़ित हो जाए तो उस ग्रह तथा उस भाव से संबंधित फलों की हानि हो जाती है। तो यहाँ पंचम स्थान मंगल से पीड़ित नहीं है, राहु से जरूर पीड़ित है। तो इसीलिए एक राहु को ही मान करके चलेंगे। चंद्रमा द्वादश में है, एक मंगल से पीड़ित है, अन्य ग्रहों से पीड़ित नहीं है। और गुरु के ऊपर तो किसी ग्रह की दृष्टि है भी नहीं, और दिग्बली से थोड़ा सा आगे है, लग्न में दिग्बली होता है उससे थोड़ा आगे है। और जहाँ तक नीच ऊंच की बात है तो वो आप लोगों ने ही अपने आप में करेक्ट कर लिया कि वो बहुत मायने नहीं रखता, तो इसीलिए यहाँ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम लगाएंगे पति की पत्रिका। गुरुजी अब एक छोटा सा वो था, प्रश्न था। जी हाँ, बोलिए। इससे इस पत्रिका में गुरु से 6वें स्थान पे केतु, 8वें स्थान पे शनि और 12वें स्थान पे राहु है। ये अच्छा नहीं है, ठीक है। जी तो यहाँ गुरु को कह सकते हैं पीड़ित। ठीक है, अच्छा देखा आपने। ठीक है। चलिए, एक चीज इसमें जो दोनों दोनों ट्रायन है, मतलब पंचम और नवम हाउस, इनमें दोनों में ही अशुभ ग्रह है, शनि और राहु। हाँ और हम समझ देख लिए। तीसरा क्षेत्र स्फुट जो है वो भी इसका टॉरस में आ रहा है, मतलब यानी कि 3 नंबर खाने में, तो उसपे शनि की दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है। क्षेत्र स्फुट में भी थोड़ी प्रॉब्लम लगती है, 2 की 3 शुभ नंबर ग्रह की। खाने, 3 नंबर वृष राशि में। हाँ जी, हाँ जी, वृष राशि में। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब ना नंगी गुरुजी आंखों से। जी जी क्षमा जी, चाहेंगे, अनुराधा जी। मुझे एक थोड़ा सा डाउट लग रहा है। क्या किसी फीमेल की पत्रिका में हम शुक्र को भी नहीं देखेंगे संतान के लिए, क्योंकि वो शुक्राणु का नहीं, बीज? फीमेल की पत्रिका में शुक्र को नहीं देख करके जी चंद्रमा और मंगल को देखना उचित होगा। जी, तो उस पुरुष हिसाब की से पत्रिका जी पुरुष की पत्रिका में सूर्य और शुक्र को देखना उचित होगा। जो बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट में हमने आपको बताया हुआ है, जी उस सिद्धांत के आधार पर स्त्री जातक के पत्रिका में चंद्रमा और मंगल को देखिए गुरु के अलावा, और पुरुष जातक के पत्रिका में सूर्य और शुक्र को देखिए गुरु के अलावा। क्लियर हो गया? जी। और गुरुजी इसमें दृष्टि भी देखेंगे, जैसे अगर इनका वृष राशि का आया है, उस पे शनि की दृष्टि जारी है 20 फुट, और उसमें तो क्या दृष्टि भी देखी जाती है? यहाँ क्षेत्र स्फुट ही देखना है। इसमें ये स्त्री जातक की पत्रिका है तो इसमें बीज स्फुट नहीं देखना है। नहीं, ठीक क्षेत्र है ना? स्फुट या 20 फुट में फिर गुरुजी वो भी देखी जाती है, दृष्टि भी देखी जाती है। हाँ, दृष्टि भी देखेंगे जैसे अगर 20 फुट है, उसमें शनि की डायरेक्ट दृष्टि है वृष तो राशि वो के ऊपर। अच्छा नहीं होगा। जी जी जी, थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी एक प्रश्न और लास्ट, कि अभी उन्होंने बताया जैसे गुरु से 6, 8, 12 में जो है अशुभ ग्रह हैं तो वो थोड़ा ठीक नहीं होगा, तो ये दोनों पत्रिका में देखते हैं या फीमेल में देखते हैं या मेल नहीं, में? किसी भी पत्रिका में देखते हैं, सिर्फ मेल फीमेल की बात नहीं करते हैं, किसी भी पत्रिका में कर देखते हैं। अच्छा, तो लेकिन जैसे गुरु जैसे हाँ, इस पत्रिका में गुरु बिल्कुल सही कंडीशन में है और 6, 8, 12 में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि इनको प्रॉब्लम गुरु से नहीं होगी पीड़ा संतान होगी। होगी? बिल्कुल, मैंने इस बात को देखा नहीं था, अच्छा किया उन्होंने याद दिलाया।
तो गुरु से संबंधित पीड़ा होगी। ठीक है, अच्छा, ये चीज दोनों पत्रिका में ही देखेंगे? हाँ किसी भी पत्रिका में देखेंगे, इसी दोनों हाँ जी, में पर तो मेल देखेंगे और नहीं फीमेल है, तो मतलब अच्छा किसी भी पत्रिका में देखेंगे ये। अच्छा, और अगर हम किसी भी, एजुकेशन के लिए देख रहे हैं उसमें भी देखेंगे? जी हाँ, अच्छा किसी भी पत्रिका में देखेंगे, किसी भी ग्रह और भाव के लिए देखेंगे। क्लियर हुआ? हाँ जी गुरु जी, एक पॉइंट और कि अगर जैसे अभी हमने संतान का हमारा चल रहा है टॉपिक, तो हमने गुरु से देखा क्योंकि वो कारक हैं पंचम के, तो पंचम सिर्फ कारक से देखेंगे या भाव से भी देखेंगे 6 8 12? भाव से भी 6 8 12 देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गुरु जी, ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। गुरु तो जी यहाँ, इस जी बोलिए भौमिक जी। हाँ गुरु जी, इस चार्ट में मंगल पंचम में बैठ बैठ के कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, कारण वो नवमपति होने के कारण? जी हाँ, अच्छा अच्छा, और एक बात आपने पूछा कि नवम भी विधि देता है, और हमने तो आगे पढ़ा है एकादश भी विधि देता है, तो इसमें हाँ जी अंतर सर, क्या है? आगे जब नवम पढ़ाएंगे तो वहाँ क्लियर करेंगे आप। ओके ठीक। यहाँ उसमें चले जाएंगे तो फिर अभी का जो जो चीज आपको बताना चाहते हैं वो मिस हो जाएगा। तो ये तो हमने ओके फीमेल की पत्रिका देखी, फिर भी अंततोगत्वा लगता है कि इसको संतान हो जाना चाहिए। ठीक है ना, परेशानियां तो दिखाई देती है लेकिन लगता है कि संतान हो जाना चाहिए। अब उसके हस्बैंड की पत्रिका देखें और इसके ऊपर अब विचार करें और फिर बताएं। राकेश कौशल जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप ही बोलिए, शुरू करिए। गुरु जी पिछले बारे का था, देख रहा हूँ थोड़ा अभी, 1 2 मिनट देखने दीजिए मुझे तब तक। पांचवें में मंगल, तो 5वें में ही है, चंद्रमा है। माधवा जी, आप ही बताइए। ठीक है सर, मैं बता देता हूँ। तो सर पंचम भाव फर्स्ट साइड से अगर देखें तो बली लगता है, क्योंकि पंचमेश पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं लग्नेश के साथ। अच्छा केंद्र त्रिकोण का यहाँ पे राजयोग भी बन रहा है, चंद्रमंगल योग भी है, ये अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन अगर हम थोड़ा और गौर से देखें तो जो गुरु कारक है वो सूर्य के साथ बैठे हैं, जो कि अलगाववादी सेपरेटिव इफेक्ट देते हैं, और शनि के साथ बैठे हैं जो कि अष्टमेश है, प्रबल मारक होते हैं कर्क लगन में, सप्तमेश और अष्टमेश। और शनि यहाँ पे नपुंसक, उनका जो क्या बोलेंगे लिंग है वो नपुंसक है। और गुरु और सॉरी शुक्र जो है वो बुध के साथ बैठे हैं, जो कि द्वादशेश और तृतीयेश है, और वो भी नपुंसक उनका लिंग होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे स्थिति गुरु की और शुक्र की ठीक नहीं है। बाकी एक तरह से देखें तो पंचम भाव केतु और शनि सूर्य के इफेक्ट में भी आया हुआ है, एक तरह का पाप कर दी है। लेकिन बस वहां पे गुरु बैठे हैं इसलिए बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ। कुल मिला के ये स्थिति है यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद मैं यही कहूंगा कि गुरु के ऊपर सेपरेटिव इफेक्ट ज्यादा है शनि का और सूर्य का। शुक्र तो मैंने थोड़ा वैसे ही देख लिया। शुक्र के ऊपर और 1 2 3 4 5 और राहु की दृष्टि है गुरु के ऊपर, जो कि द्वादश भाव से पड़ रही है। और साथ ये तो ये हाल है। और यहाँ पे अगर हम नवमांश में देखें तो नवमांश में 3rd हाउस की राशि लगन में आई है, और 7th हाउस की राशि शनि की राशि जो है वो 5th हाउस में आई है। राहु के तो एक्सिस में है 5th हाउस, जो कि थोड़ा सा गलत हो गया है। शनि की स्थिति हम देखते हैं तो शनि अपनी उच्च की राशि में द्वितीय भाव में बैठे हैं, जो कि ठीक है। वहां से पंच में देखे तो शनि की राशि पड़ती है, ठीक है। गुरु वहां पे अष्टम भाव में चले गए हैं, जो कि ठीक नहीं है। और गुरु से 1 2 3 4 5 देखते हैं, सूर्य तो देखते हैं, सूर्य पड़ता है जो कि 3rd हाउस में है। सूर्य के हिसाब से वो स्थिति अच्छी है, लेकिन चंद्रमा और मंगल को अगर देखे तो मंगल केंद्र में है, गुरु की राशि में है, चंद्रमा भी गुरु की राशि में है, और चंद्रमा और मंगल का जो एक्सिस है वो 4 10 का है एक्सिस, ठीक है। पंचम भाव
और कारक गुरु की स्थिति नवमांश में अच्छी नहीं है। संतान को देखें तो अष्टम भाव की राशि D7 में आती है। ये D7 वर्ग में लगन में जो अष्टम भाव की राशि है कुंभ राशि, ये प्रॉब्लम ज्यादा दे रही है। और और पंचम भाव में द्वादश की 12वें भाव की राशि आती है। ये है प्रॉब्लम एक्चुअली में। अष्टम की राशि लगन में और द्वादश की राशि पंचम में D7 में, ये कंफर्म दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पे चंद्रमा और मंगल की स्थिति देखें तो मंगल मंगल अपने ही भाव में केंद्र में है, लेकिन चंद्रमा 8वें भाव में चले गए हैं। D7 में प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है। 8वें भाव में राहु केतु के एक्सिस में है और वो अ, एकादशेष शुक्र और चतुर्थ शुक्र के साथ है। राहु केतु का एक्सिस ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे कर रहा है। अगर हम मंगल को देखें तो मंगल ठीक है, और गुरु को अगर देखें तो गुरु भी राहु केतु एक्सिस में है। गुरु से पंचम देखें तो चंद्रमा की राशि आती है जो कि अष्टम भाव में है। और चंद्रमा और मंगल का जो एक्सिस है वो एक्सिस ठीक है, लेकिन वहां पे चंद्रमा की स्थिति और इसकी गुरु की स्थिति और गुरु से पंचम की स्थिति ठीक नहीं है। और लगन में जो राशि है D7 में, पंचम भाव में जो राशि है ये बहुत खराब है। तो D1 में स्थिति गुरु की अच्छी नहीं है। चंद्रमा चाहे वहां पे नीच राशि में है पंचम भाव में, लेकिन कुल मिला के फिर भी ठीक पोजीशन है उनकी। और D7 में स्थिति ठीक नहीं है। नवमांश में फिर भी थोड़ी बहुत स्थिति अच्छी है। इसलिए इस भाव में, इसलिए मेल की कुंडली में प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है, जो कि प्रॉब्लम वर्ग चार्ट में, संतान से संबंधित वर्ग चार्ट में बहुत प्रबल रूप से कंफर्म हो रही है। थैंक यू सर। प्रशांत गुप्ता जी। गुरुजी वाधवा जी ने जो बताया उसी को कंटिन्यू करते हुए, पंचम भाव प्रथम दृष्टि में तो बलवान दिखाई देता है कि पंचमेश पंचम भाव में ही है और लग्नेश चंद्रमा आकर के बैठा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ इसमें सूर्य शनि केतु जैसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने से इसमें जो बलवान था उसमें कमी आ जाती है। तो पंचम भाव पंचमेश मंगल है तो वो भी सूर्य शनि और केतु के प्रभाव में आ जाता है। और गुरु भी देखेंगे तो सूर्य शनि दो अलगावकारी प्रभाव के साथ साथ शनि अष्टमेश के साथ होकर के बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से इसमें समस्या दिखाई देती है। सेम D9 पे जाकर के गुरु 8वें स्थान पे बैठ जाता है। और D1 पे भी जो लग्नेश और गुरु का संबंध है वो 2-12 का संबंध बन जाता है। इस तरह से पंचमेश और गुरु का संबंध भी 2-12 का संबंध बन जाता है। तो यहाँ से भी समस्या दिखाई देती है। D9 पे भी गुरु 8वें स्थान पे बैठता है, यहाँ से भी समस्या दिखाई देती है। और D7 पे भी जैसा गौरव जी ने बताया कि अष्टम स्थान की राशि जाके लगन पे बैठ गई, तो यहाँ से भी समस्या दिखाई देती है। और गुरु यहाँ पे भी राहु केतु एक्सिस में है और यहाँ पे शुक्र भी 8वें स्थान पे बैठ के राहु केतु एक्सिस में। तो इस पत्रिका में मेल की पत्रिका में संतान संबंधित समस्या दिखाई देती है। राम मोहन कपिल जी। गुरुजी इसमें लग्न से अगर हम शुरू करते हैं तो तो लग्न जो है नहीं, लग्न नहीं, पहले हम 5th हाउस से ही देखते हैं। तो 5th हाउस जो है वो पाप कर्तरी में है और 5th का जो लॉर्ड है मंगल, वो भी जो है पाप कर्तरी में ही आ रहा है। तो एक तो ये मुझे नेगेटिव इसमें नजर आ रहा है। और दूसरा जो है गुरु जो है वो भी शनि और सूर्य से पीड़ित ही माना जाएगा, हालांकि ये 9th का लॉर्ड है। तो लेकिन फिर भी ये रहेगा। अच्छा, शुक्र जो है वो 3rd हाउस में है, ये भी नेगेटिव है अपने आप में। अच्छा, अगर हम D7 को अगर देखते हैं तो यहाँ पे गुरु जो है 8th हाउस में चला गया, ये मुझको नेगेटिव नज़र आ रहा है इसमें। और अच्छा, लग्न में ही, कुंडली में ही जो लग्न का लॉर्ड है चंद्रमा, वो 5th हाउस में मंगल के साथ है, तो ये भी पीड़ित ही माना जाएगा। अ, अच्छा, गुरु भी जो है D7 में नहीं नहीं, हाँ नहीं ठीक है, गुरु तो 2nd हाउस में है लेकिन राहु केतु एक्सिस में है, तो ये यहाँ पे D7 में भी नेगेटिव है इसके लिए। तो ओवरऑल काफ़ी इसमें नेगेटिव बन रहे हैं। शुक्र, लग्न राशि में शुक्र जो है वो भी 3rd हाउस में है, वो भी अच्छा नहीं है। तो इसमें संतान में प्रॉब्लम होगा शायद, क्योंकि इतने सारे नेगेटिव्स हैं तो शायद नहीं भी होगा। चलिए राकेश कुमार जी। तो जी लग्न कुंडली में तो चंद्रमा और मंगल 5th हाउस में है तो काफी स्ट्रांग है।
मुझे परेशानी नजर आती है सूर्य में और शुक्र में। सूर्य नीच का होकर के 4th हाउस में है और शुक्र भी नीच का होकर के नीच का है और अपनी तुला राशि से 12वें हाउस में है। तो ये मुझे परेशानी नजर आती है, बट 5th हाउस काफी स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि संतान होनी चाहिए इन्हें, चाहे वो मेडिकली थोड़ा बहुत जो भी डॉक्टर सुझाए इनको, बट होनी चाहिए। और 7th हाउस ये सप्तांश काफी गुरु भी पीड़ित है, शुक्र भी पीड़ित है और सूर्य ठीक है सप्तांश में, सूर्य भी पीड़ित है, तो संतान जो D7 है वो पीड़ित दिख रहा है मुझे, वहां से थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है मुझे। बट लग्न कुंडली तो अच्छी है, आई मीन सूर्य और शुक्र को कुछ मेडिकल जी जी इनको दिखाना चाहिए एक्चुअली, दिखाए भी होंगे क्योंकि 1982 के हैं तो 40 साल मेडिकल अगर इलाज करवाएं तो हो सकता है। चलिए ठीक है। चंद्रभान यादव जी, गुरुजी इनका पंचम जिनका भाव हो वैसे, जाए वो अपना हाथ नीचे कर लें। गुरुजी पंचम भाव में अब स्वयं की राशि मंगल बैठी हुई है इनके, तो वैसे तो मजबूत दिख रहा है पंचम भाव, लेकिन अगर अष्टक वर्ग में देखते हैं तो वो कमजोर है, 22 अंक है इसमें, तो इस वजह से शायद पंचम भाव कमजोर होगा। और पंचमेश भी यही है, और इसमें पंचमेश तो मजबूत है जो षडबल में देख रहे हैं, लेकिन जो गुरु है वो थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, और सूर्य भी काफी कमजोर दिख रहे हैं अगर षडबल में देखते हैं तो। और गुरु और ये भी अस्त है, गुरु जो है अस्त है, सॉरी शुक्र, शुक्र जो है वो अस्त है, तो इसलिए कुछ समस्याएं तो आ रही होंगी उनको शुक्र से संबंधित, बाकी होना चाहिए इनको गुरु जी। धन्यवाद। उमरानिया जी, नमस्कार सर। कर्क लग्न की पत्रिका, एक लग्न का स्वामी पंचम स्थान में है, बहुत अच्छी पोजीशन है सर, और पंचम स्थान का स्वामी पंचम में ही है, तो यहाँ से तो सर ऐसा दिखता ही है कि पुत्र होने के चांसेस है। बट पंचम से पंचम देखा जाए तो वो नवम स्थान आता है और उसका स्वामी होता है गुरु। गुरु सूर्य के साथ विराजमान है और शनि के साथ, और राहु की दृष्टि है, यानी पंचम से पंचम देखा जाए तो गुरु वो डैमेज हो गया है। दूसरा, इस पत्रिका में शुक्र लग्न पत्रिका D1, D7 और D9 तीनों तीन पत्रिका में शुक्र नीच का होता है सर। मेन चीज ये मेल की पत्रिका में देखा जाए तो ये शुक्र नीच का होता है, इतना अच्छा फल लेता नहीं है। बट पत्रिका के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी जो शुक्र में केतु की दशा चल रही है 27/12/2024 तक चल रही है, और मार्च के बाद गुरु यहाँ 11वें स्थान में आएगा और उसकी सप्तम दृष्टि पंचम स्थान पे होगी, तो ऐसा बोल सकते हैं कि दिसंबर तक मेडिकल का प्रयास करे तो होने के चांसेस है, चाइल्ड होने के चांसेस है सर। बस इतना ही कहूंगा। अंजू जी, गुरुजी अगर इसमें हम पंचम भाव को देखते हैं तो पंचम भाव से या पंचमेश से 8वें में राहु है और 12वें में शनि और सूर्य आ रहे हैं, दोनों शुभ ग्रह हैं। और पंचमेश जो है वो अपने ही भाव में है, अपनी ही राशि में है। और यहाँ पर अगर हम गुरु को देखते हैं तो गुरु पीड़ित है, क्योंकि एक तो वो शनि और सूर्य के साथ हैं, और शनि गुरु पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, और गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 6th में है, तो गुरु पीड़ित हो गए। अब सूर्य जो है वो भी पीड़ित हो गए, क्योंकि शनि भी अशुभ ग्रह है और गुरु वैसे ही पीड़ित है, तो इनका सूर्य भी खराब है। और शुक्र जो है वो तीसरे में खराब ही माने जाते हैं, तो कुल मिला के जो है वो संतान में शायद प्रॉब्लम आ सकती है। तीनों ही ग्रह इनके थोड़े माइनस में हैं। बस सजल गुरुजी। भौमिक जी, हरे कृष्ण। गुरु जी इनका पंचम भाव में पंचम पति खुद बैठा है, तो लगता है कि, और लग्न पति के साथ भी है, तो लगता है कि पंच संतान तो होना चाहिए, फिर भी पंचम भाव
पाप कारक में है। पंचम कारक ग्रह गुरु भी बहुत ज्यादा पीड़ित है। और ये कर्कट लग्न का चार्ट है, तो कर्क लग्न के लिए बुध अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, तो अभी इनका बुध की अंतर्दशा चल रहा है और आगे इनका केतु का अंतर्दशा आएगा। हो सकता है केतु में थोड़ा बहुत कोशिश करे, क्योंकि केतु छठा में बैठा है, तो कुछ मेडिकल की हेल्प ले तो हो सकता है कि संतान हो जाए, क्योंकि केतु कुल की उन्नति देता है, संतान देता है, तो आगे होना चाहिए ऐसा लगता है। भाई गुरु जी, हरे कृष्ण। अनीता शर्मा जी। नमस्कार सर। सर जैसे कि सभी लोग बता चुके हैं कि पंचमेश पंचम में बैठा एक अच्छी स्थिति है, और लग्नेश भी पंचम में बैठा है। ठीक है, मंगल के साथ बैठा है, नीच का भी हो गया, लेकिन एक अच्छे भाव में बैठा है, तो इसलिए इतना खराब नहीं कहूंगी मैं इसे। बात करें अगर पंचम से अष्टम में राहु बैठा है, और सर उसके द्वादश भाव में शनि सूर्य और गुरु भी बैठे हैं, जो कि पीड़ित है शनि सूर्य से। ठीक है सर, तो कहीं ना कहीं भाव की हानि हो गई। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कहीं ना कहीं परेशानी आ गई है। अगर बात करें शुक्र की, शुक्र इनका अगर मुझे D9 और D1 दिख रहा है, D7 मुझे नहीं दिखता सर, वो पिक्चर्स आ जाती हैं, तो उनमें दोनों में ही नीच का हो गया है। तो अगर हम D1 से उसकी स्थिति ऊपर अच्छी हो जाती, तो हम कहते कि चलिए कहीं ना कहीं शुक्र में ताकत आ गई। तो सर थोड़ी तो परेशानी है, परंतु वो लगन में बैठा है, तो केंद्र में बैठ गया, तो यहाँ फिर शाढ़्य भाव से लगन में बैठ गया, एक अच्छी स्थिति है उसकी। बात करें इनके गुरु की, जो कि भागेश और अष्टमेश दोनों मिलके शनि जो कि अष्टमेश है, चतुर्थ भाव में बैठ गए। गुरु अपने से 11वें भी बैठे हैं, अगर मूल त्रिकोण राशि से देखा जाए तो, लेकिन यहाँ षष्ठेश है, तो वो षष्ठ भाव का ही प्रभाव लेके जाएंगे। और अगर वो भागेश की उनके रूप में देखें तो अपने से अष्टम में गए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भाग्य से संबंधित भी होगी। और गुरु को हम यहाँ संतान के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे कारक अपने से अष्टम में गया है, जहाँ का वो बैठा है। अगर हम इसकी स्थिति इस तरीके से नहीं देखेंगे तो सर ये पंचम से 12वें में भी गया है, पंचम से 12वें में जाना। लेकिन मुझे यहाँ पे सर चंद्रमा का पंचम में और सूर्य का चतुर्थ में जाना, यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं संतान से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छे फल भी मिलने चाहिए, एक राजयोग जैसी स्थिति भी कही जाएगी। तो सूर्य की जब दशा आएंगे तो मुझे लगता है शायद संतान जरूर हो जाएगी। नमस्कार सर, बस इतना ही। नीलम कुमार जी, 2 बातों को सुन लीजिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये कंक्लूजन देना है, कंक्लूड करना है कि मेल की पत्रिका ज्यादा पीड़ित थी या फीमेल की पत्रिका ज्यादा पीड़ित थी। ठीक है, आपने फीमेल की पत्रिका देख ली है, अब मेल की पत्रिका देख रहे हैं। आखिरी वक्ता आप हैं, आप इसको कंक्लूड करके निकालिए। थैंक यू गुरुजी। आई फील गुरुजी कि मेल की पत्रिका ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि गुरु इसमें ज्यादा पीड़ित है। वो पंचम भाव से 8वीं और छठे और 12वें भाव में अशुभ ग्रह ज्यादा हैं, तो गुरु ज्यादा पीड़ित हो गया। और अगर हम D9 में भी देखें तो गुरु वहां जाकर स्थिति उसकी अष्टमेश बन गया, और अष्टम में चला गया, ऐसे बोलेंगे, अष्टम भाव में चला गया। या सॉरी गुरुजी, या अष्टम भाव में चला गया। और D7 में भी जो है गुरु की स्थिति केतु के साथ है, राहु केतु एक्सिस में है, और उससे 1 2 3 4 5वें भाव को देखें, जो चंद्रमा उसका जो राशि पड़ती है, वो भी अष्टम भाव में राहु और शुक्र राहु के साथ है। तो गुरुजी इसमें गुरु ज्यादा पीड़ित है, तो मेल की पत्रिका ज्यादा इशू दिखाती है। इतना ही गुरुजी। भाटिया जी, आपको भी यही है कि मेल की पत्रिका ज्यादा पीड़ित है या फीमेल की पत्रिका? गुरुजी मुझे भी मेल की पत्रिका ज्यादा पीड़ित लग रही है। और अगर जो हम इसकी बात करें क्षेत्रफुट की, तो वो तुला राशि का आता है, जहाँ पे शनि सूर्य गुरु तीनों पीड़ित हैं, जो सबने बताया है। लेकिन संतान भाव में D7 में गुरुजी केतु के संग गुरु आ गए हैं कारक,
जो कि धन भाव और धन हम कहते हैं। आप म्यूट हो गए अनुराधा जी। गुरुजी मेरी पहले बात सुनी सबने कि नहीं? हाँ, थोड़ी बहुत आई थी, बीच में म्यूट हो गए थे, बताइए। गुरुजी मुझे बस इतना लग रहा है कि बाकी सब ठीक है। इनकी जो है ज्यादा पीड़ित है पति की जो कुंडली है, क्योंकि हम अगर उससे देखें क्षेत्रस्फुट से तो इनका तुला राशि बनता है जो कि पीड़ित है। और D7 चार्ट में क्योंकि कारक गुरु धन भाव में चले गए और अपनी स्वराशि के हो गए केतु के संग, तो आपने ये भी बताया था कि केतु जिसके संग बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। तो मुझे लगता है अगर मेडिकल कोई ट्रीटमेंट लिया जाए तो इनको संतान हो सकती है। चलिए, अच्छी बात। तो मेल की पत्रिका ज्यादा पीड़ित दिखाई देती है। आप लोगों को एक चीज करेक्ट कर देना चाहते हैं कि मेल की पत्रिका में बीज स्फुट देखें और फीमेल की पत्रिका में क्षेत्र स्फुट देखें। ये याद रहना चाहिए। नीलम जी, आप बाहर से जुड़ती हैं ना? हाँ जी गुरुजी, मैं अमेरिका से जुड़ती, कैलिफोर्निया से। चलिए, बहुत मैं धन्यवाद। ड्राइव नहीं करी गुरुजी, तो आई कुड सी द स्क्रीन। आज मैं ऑफिस नहीं गई अभी। फिर कब जाएंगे ऑफिस? मैं मंडे, वेंसडे और थर्सडे जाती हूँ गुरुजी, 3 दिन जाती हूँ ऑफिस। तो लेकिन अच्छा, 6:30 बजे का भी टाइम है हमारा इस टाइम पे, तो हमारे लिए बहुत अर्ली हो जाता है, जैसे मेरे भाई ने बताया था पिछली बार। वी आर ट्राइंग कि ज्वाइन कर पाए, फिर भी मोस्टली चलिए, फोन पे तब तो बहुत परिश्रम कर रही हैं आप। हमको समझ में आ रहा था कि शायद आप लंदन वंदन से जुड़ती हैं। तो 82 की पत्रिका, 1982 की पत्रिका है, आप लोग ये बात देख लीजिए। तो इसीलिए उसको आगे का टाइम फ्रेम देना ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि अब और कितना विलंब। ठीक है ना? तो जातक की पत्रिका में पीड़ा है, पत्नी के भी पत्रिका में पीड़ा है, समझ में आता है। लेकिन मेल में ज्यादा पीड़ा होने के कारण संतान की उत्पत्ति में परेशानी रही। पहले तो कंसीव ही नहीं होना होता था, बाद में IVF वगैरह ट्राई किए, वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर जब शुक्र में गुरु की दशा आई 2016 से 18 के बीच में, तो अपने आप नेचुरल तरीके से कंसीव हो गई और 7वें या 8वें महीने में जाकर के संतान की हानि हो गई। लेडीज बड़े डिप्रेशन में चली गई। ठीक है, ट्रीटमेंट वगैरह चला, ठीक रही अपना। और उसके बाद जब शनि में बुध की दशा आई, गुरु की दशा आई क्यों उस कहने की जरूरत नहीं है, शनि में बुध की दशा आई, तो बुध की दशाओं में फिर से गर्भ धारण कर ली। क्लियर हो गया? IVF नहीं है, फिर नेचुरल रूप से गर्भ धारण कर लेती। और वो बुध चूंकि नवांश सप्तांश पत्रिका के पंचम में स्थित है और स्वराशि का स्थित है, तो बुध दे सकता है संतान, ये कहा जाएगा। ठीक है ना? तो उसमें हो गया। तो डॉक्टर ने बड़े प्रिकॉशन लिए और अभी अक्टूबर महीने में पुत्र की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो इस दरमियान में न जाने कितना देवता और पितर को मनाया गया है। ठीक है ना? तब जाकर के एक संतान जो है प्राप्त हुआ है। तो हम यही कहना चाह रहे थे कि दोनों में एक एक चीज थोड़ा मजबूत, इसमें भी मंगल का यहाँ स्थित होना, चंद्रमा के साथ होना, ये एक संकेत था कि होना चाहिए। इसीलिए तो IVF से नहीं सक्सेस हुआ, लेकिन नेचुरल रूप से 2 बार कंसीव कर गए। एक बार हानि हो गई, उमरानिया जी जैसा पहले बताए थे कि 1-2 बार हानि होना चाहिए, तो एक बार हानि हो गई, लेकिन दूसरे बार में जाकर के सक्सेस हो गए। डेट वेट
बनवा करके ले गए थे, सी सेक्शन से हुआ जो बताया गया। ये सारी परेशानियों के बाद इस बार सफल रहे, मिठाई खिलाया बेचारे ने आकर के, ठीक है ना। तो एक ये पत्रिका, आज पत्रिका ही दिखा लेते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। थी जिसमें कि हमें ये विश्वास था कि इसको अंततोगत्वा संतान होगा, तो वैसा ही हुआ, मुझे विश्वास था, तो वैसा ही हुआ। इस पे यदि आप लोगों में से किसी को प्रश्न करना है तो कर लीजिए, नहीं तो एक पत्रिका और लगाएंगे। सर उसमें मुझे भी सिर्फ एक बात बतानी है कि मैंने 8-10 पत्रिकाओं में देखा है, मंगल अगर पंचम में होता है तो सर पहले संतान की हानि होती है, मैंने अल्पायु होता है। हो सकता है। सर इसमें शुक्र का कोई रोल नहीं होगा? यहाँ भी नीच गुरुजी का शुक्र है, इसमें अनअफेक्टेड है। D9 में, D7 में, सब जगह पे नीच का ही है सर। तो हाँ, अब आप लोगों को एक मोटा ज्योतिष का रूल बता देते हैं। पहले तो D9 में भी अगर वही है, D7 में भी वही है, तो अच्छा हो गया, क्योंकि ये वर्गोत्तम हो गया, ठीक है ना उमरानिया जी। हाँ, शुक्र शुक्र अनअफेक्टेड भी है जी D1 में। और सर ऊंच का या नीच का ग्रह के प्रभाव नहीं होता D9 या D7 कोई भी वर्ग चार्ट में? बहुत ज्यादा नहीं, बुध के घर में है, मित्र का ही घर होता है, लेकिन उसी के घर में नीच का होता है, लेकिन वर्गोत्तम का प्रभाव यहाँ बोलेंगे, क्योंकि नीच का ही है और सब जगह नीच का ही है, तो वो वर्गों में उत्तम हो गया, समझ गए। तो इसीलिए, और मोटे ज्योतिष में आता है 2 या 2 से अधिक ग्रह यदि नीच के हों, या 2 या 2 से अधिक ग्रह यदि उच्च के हों, तो राजयोग, राजयोग होता है, सही बात। क्लियर हो गया नीच में भी गुरुजी, नीच में भी जी? जो अगर नीच हो तो भी राजयोग और उच्च के हो तो भी राजयोग। जी हाँ, दोनों में राजयोग है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। सर ये अष्टक वर्ग में कोई पंचम स्थान में 22 पॉइंट है, तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं होगा? उसी के रिजल्ट की वजह से तो शादी कब का हुआ पता नहीं, समझ रहे हैं ना, ये मैंने लिखा नहीं, लेकिन हमको लगता है कि शादी के कम से कम 15 साल बाद संतान हुई। गुरु जी 2 या 2 से अधिक ग्रह आपने लिखा है, नीच में हो तो राजयोग। जी हाँ, 2 या 2 से अधिक ग्रह, ऐसे उच्च में हो तो तब भी ठीक है। जी हाँ। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, मेल पत्रिका जब हम देख रहे थे तो किसी ने शायद ये पॉइंट नहीं बोला था, और बोला था या तो शायद गलत था, वो आपने बाद में क्लियर किया, जो मुझे क्लियर नहीं हुआ, कि आपने बताया था जो वृद्धि करता है वहां बैठता है तो वृद्धि करता है। आई थिंक आपने फीमेल की नवमेश पत्रिकाओं बनाया में था। बताया था, हाँ जी, फीमेल के पत्रिकाओं में बताया था। नहीं नहीं गुरुजी, फीमेल में नहीं था, मेल में ही था, वो मैं नोट करने लगी थी लेकिन मेरा रह गया। आपने कुछ बताया था कि जो यहाँ पे नवमेश है वो 5th में है और शनि वहां पर बैठा हुआ है 9th में बैठा है, तो आपने कुछ बताया था कि वो वहां पर बैठकर वृद्धि करता है हमेशा, मुझे ऐसा कुछ ध्यान यह फीमेल की पत्रिका में है कि नवमेश पंचम में है, ये यहाँ वृद्धि करेगा ना कि हानि करेगा। चलिए आगे चलेंगे। हाँ जी, एक ठीक ये पत्रिका है, इसको देखिए। हाँ जी, हाँ जी, पहली वाली थी, हाँ जी, फीमेल पत्रिका में। अब ये तीसरी पत्रिका लगी है, इसको देखिए। इसमें भी संतान जो है शादी के 13 साल बाद हुआ, बहुत देवता पितर करने के बाद हुआ, और इसको IVF से हुआ। मेडिकल कैसे हुआ ना सर इसमें? जी मेडिकल से ही हुआ ना? जी हाँ, मेडिकल से ही हुआ। यस, तो इसीलिए बता दिए कि संक्षेप में जरा देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। तो अब पंचम भाव अगले क्लास में समाप्त करेंगे, इस क्लास में, क्योंकि आप लोगों को अब पत्रिका देखने आ गया है, इसीलिए हमको भी थोड़ा लगता है कि 2-4 पत्रिका अभ्यास कर लेंगे ना तो बड़ा विषय जो है ना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। सर नमस्ते, मेरे पास भी ना एक कपल की पत्रिका है, 8 साल से संतान नहीं है वहाँ पर, तो मैं भी एक शेयर करना चाहूँगा यदि पॉसिबल हो तो। हाँ, अब आज के क्लास में तो इसी को देख लीजिए, अगले क्लास में देख लेंगे। जी सर।
किसी ने गुरुजी अनम्यूट कर गुरुजी रखा है। मेडिकल से कैसे देखा जाता है कि मेडिकल मतलब आईवीएफ से संतान होगी, उसके कोई रूल्स आप बताएंगे हमने गुरुजी? पिछले क्लास में थोड़ा बहुत बताया, बाकी आजकल वो बहुत ज्यादा वो रूल चलता नहीं है। मेडिकल से होने के लिए अष्टमेश, षष्ठेश, द्वादशेश, पंचमेश के साथ हो, पंचमेश छठे, आठवें, 12वें में हो, पंचम स्थान में चंद्रमा हो, तो ये सब जो है हमको मेडिकल की ओर बताता है। जी गुरुजी। इस पे हमने पहले भी चर्चा की है। अब इस पत्रिका को देख करके बताओ कि 5वां पीढ़ी दिखाई देता है या नहीं देता। ये भी मेल की पत्रिका है। नरेश कुमार जी, आज कहाँ रह गए नरेश जी? आप बड़े पीछे हाथ उठा रहे हैं। सर मैं यहीं पर हूँ, मैं देख रहा था। चलिए बोलिए। सर ऐसा है, मीन ये पत्रिका काफी पीड़ित लगती है। पंचमी पीड़ित हो गया। पहले तो मंगल राहु एक साथ हो गए, केतु का एक्सेस हो गया, पंचमेश शनि जाके चला गया सूर्य के साथ, और आगे जाकर चलो खैर अस्त तो नहीं हुआ, लेकिन वो अष्टम में चला गया। अष्टम में जाना ही बड़ा गलत बात है, मीन खराब हो गया स्थिति। एक चीज जो इसमें प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे आपने बताया कि गुरु तीसरे भाव में बैठकर भाग्य स्थान को देख रहा है और शुक्र को भी देख रहा है। शुक्र चूंकि कारक होता है उसके लिए, वीर्य के लिए, तो वो समहाउ प्रोटेक्टेड हो गया। शुक्र उच्च का भी है, गुरु की दृष्टि में भी है। तो गुरु सामने जब भाग्य स्थान को देख रहे हैं, जैसे आपने एक रूल बताया था कि ऐसी स्थिति हो तो गुरु की कृपा से रेमेडीज से हो जाता है, तो बहुत सारी रेमेडीज भी डेफिनेटली की गई होंगी यहाँ पर। तो मुझे एक पॉजिटिव चीज इसमें ये नजर आ रही है कि पंचम से पंचम को गुरु देख रहे हैं, पंचम से पंचम के स्वामी को गुरु देख रहे हैं, तो वहां पर ये संभावना बनी है। अदरवाइज पंचम तो बहुत पीड़ित है, हो सकता है एक आध मिसकैरेज भी हुआ हो। पंचमेश भी पीड़ित है, अष्टम में जाना, नीच का हो जाना, सूर्य के साथ चले जाना, वो अपने आप में जो है वो पीड़ित हो गया। और उसमें भी यदि हम देखें तो राहु केतु का केंद्रीय प्रभाव भी आ गया है। पंचमेश जो है केंद्रीय प्रभाव भी नेगेटिव हो गया उसका, उसके केंद्र में भी सूर्य, केतु, मंगल, शनि, राहु सारे ग्रह आ गए। तो वो पंचमेश पीड़ित होने के कारण हो सकता है कि मिसकैरेज भी हुए हों, लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि थी नवम के ऊपर, पंचम से पंचम का स्वामी भी गुरु की दृष्टि में था, तो ये ब्लेसिंग्स हुई गुरु की, और हो सकता है कि गुरु की दिशा में ही आगे जाकर इनको कोई ना कोई संतान हुई हो। राम मोहन कपिल जी। गुरुजी बैकग्राउंड नॉइज बहुत है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ। अच्छा गुरुजी, इसमें लग्न जो है, लग्न लॉर्ड जो है 8th में चला गया है और लग्न के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, तो एक तो लग्न इसका कमजोर हो गया। लेकिन इसमें ये भी है कि अगर हम नवांश में देखते हैं तो लग्न लॉर्ड जो है खुद मतलब आप पहले तुरंत स्थान। नवांश में मत जाइए, अच्छा सर। पहले लॉर्ड, D1 चार्ट को खंगाल लीजिए ना, फिर जाइए नवांश में, सप्तांश में। अच्छा ठीक है। वैसे मतलब लॉर्ड्स की स्ट्रेंथ देखने के लिए मैं नवांश को रेफर कर रहा था, बट ठीक है। तो लग्न वीक हो गया क्योंकि राहु की दृष्टि है और लग्न लॉर्ड जो है 8th में चला गया, तो पहला तो यही हो गया। फिर अगर हम 5वें भाव को देखते हैं तो 5वें भाव का लॉर्ड 8th में है और 8th का लॉर्ड जो है वो 5वें स्थान में, यानी इंटरचेंज हो जाता है लॉर्ड का दोनों का, तो ये 5वां भी पीड़ित हो गया। 5वें में मंगल और ये राहु केतु एक्सेस में 5वां, ये भी अगेन नेगेटिव है इसके साथ। तो अब नाउ वी कम टू नवांश। तो नवांश में अगर देखते हैं तो स्थिति थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि 5वें का जो लॉर्ड है शनि, वो 8वें से के बजाय 9वें में चला गया, तो ये इम्प्रूव हो गई कंडीशन इसकी। और लग्न लॉर्ड भी जो है वो 8वें की जगह जो है लग्न में ही चला गया, तो लग्न लॉर्ड की कंडीशन भी इम्प्रूव हो गई है। तो नेट नेट हम फिर अब दोबारा अगर लग्न के ऊपर आते हैं, कुंडली के ऊपर, तो बात यही होगी कि 5वां स्थान अभी भी पीड़ित है क्योंकि राहु केतु एक्सेस में है और मंगल से पीड़ित है। अच्छा, D7 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी जो शुक्र जो है वो 6ठे स्थान में गया हुआ है और गुरु जो है वो भी 3rd स्थान पे है। तो बाकी बुध जो है वो 12वें स्थान में गया हुआ है D7 में। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं काफ़ी, जिसको देखते हुए लग रहा है कि हाँ संतान में काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम होनी चाहिए। गौरव भारद्वाज जी सर। सर पंचम भाव बहुत बलवान है। ये रूल है कि अगर किसी भाव में उच्च के ग्रह होके बैठे हो तो भाव बली होता है। और दूसरा रूल ये है कि
अगर किसी भाव को भावेश देख ले तो भाव बली होता है। यहाँ दोनों रूल अप्लाई होते हैं। मंगल उच्च के होके पंचम भाव में बैठे हैं, राहु केतु एक्सिस में है, लेकिन राहु केतु अगर त्रिकोण में हो तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे मंगल की मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव की पड़ती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट है। पर पंचम भाव पे शनि की दृष्टि है, अपने ही भाव पे दृष्टि है, तो ये भाव फल देने लायक है। पर पंचमें शनि की स्थिति बहुत खराब है। वो एक तो अष्टम भाव में है, लग्नेश भी अष्टम भाव में ही है, और वो शनि वहाँ पे अच्छी राशि में नहीं है, वो अपनी नीच की राशि में है, और उतना अच्छा प्रभाव नहीं है। सूर्य के साथ है, एक तो नैसर्गिक रूप से सूर्य अलगाववादी प्रभाव रखते हैं, और सूर्य यहाँ पे द्वादशेष भी हैं। और गुरु की जो स्थिति है वो ये है कि वो केतु से दृष्ट है, केतु भी मरणात्मक प्रभाव रखते हैं। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया कि शनि के ऊपर और बुध के ऊपर मंगल की भी दृष्टि आ रही है। अब गुरु यहाँ पे केतु से दृष्ट है, और गुरु तृतीय भाव में, तो 3, 6, 11 में शुभ ग्रहों का जाना अच्छा नहीं होता, पर तीसरा भाव फिर भी उतना ज्यादा खराब नहीं कहेंगे 6 और 11 के, 6 और 8 के, 8 12 के मुकाबले 3 में फिर भी ठीक है। तो गुरु की स्थिति कुल मिला के बेटर है, सिर्फ और सिर्फ वो केतु से दृष्ट है और किसी दृष्ट नहीं है। ये तो है D1 की हालत। D9 में अगर मैं देखूं तो D9 में लगन में अष्टम भाव की राशि आ गई है, मेष राशि आ गई है, जो कि ठीक नहीं है। और पंचम भाव में सूर्य की सिंह राशि है। तो सिंह राशि को मंज राशि कहा गया है, जैसे कि आपने बताया अल्पसुद राशि होती है, वृषभ राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि। और गुरु वहां पे केंद्र में है, शनि वहां पे नवम भाव में है, और लग्नेश वहां पे लगन में ही है, तो वहां पे स्थिति अच्छी है। गुरु से पंचम देखे तो 1 2 3 4 5 शनि की राशि आती है, जो कि वो त्रिकोण भाव में बैठे हैं, उत्तर उत्तर बली भाव में बैठे हैं, तो यहाँ ठीक है। और D7 में देखें तो D7 में त्रिकोण नवम भाव की राशि लगन में पड़ती है, और कन्या राशि पंचम भाव में पड़ती है। ये दोनों राशियां एक नजर से देखें तो लगन की और त्रिकोण भाव नवम भाव की राशि है, लेकिन अगर हम राशि के कारक तत्व को देखें तो ये दोनों राशियां अल्पसुत राशि है। यहाँ पे बुध और शनि की स्थिति यह है कि बुध वहाँ पे D7 में 12th हाउस में है, और शनि 6th हाउस में है। शनि वहाँ पे 6th हाउस में है, हालांकि उच्च राशि में, लेकिन वो 6th हाउस में ही है, तो वो भाव अच्छे नहीं है दोनों के हिसाब से। और गुरु वहाँ पे नीच की राशि में तीसरे भाव में बैठे हैं मंगल के साथ, और राहु केतु एक्सेस में। और वहां से अगर हम गुरु से पंचम देखें तो वो मंगल आता है, जो कि सॉरी, गुरु उच्च की राशि में बैठे हैं, लेकिन मंगल नीच की राशि में है, जो कि राहु केतु एक्सेस में दोनों। और जो एक्सेस है बुध का और शनि का, वो 12 और 6 का पड़ता है। वो समसप्तम में है, लेकिन 12 और 6 भाव में है, तो D7 में स्थिति खराब दिख रही है। D1 में भाव बली है, अपने स्वामी से दृष्ट है, लेकिन भावेश की हालत बहुत खराब है। और गुरु की स्थिति ठीक है, किससे दृष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे खराब होने के बावजूद भी, क्योंकि भाव और कारक की स्थिति अच्छी है, तो ऐसा माना जा सकता है कि संतान का योग है, लेकिन जैसे कि आपने बताया बहुत देर से हुआ। उमरानिया जी। सर इनको अभी कितने बच्चे हैं, पहले वो तो बताइए। 3 बच्चे हैं? एक ही लड़की है, वो एक भी ही लड़की? शादी के 13 साल बाद, ओके। और IVF से। हाँ, और ये लव मैरिज हुआ था सर? जी हाँ, लव मैरिज हुआ था। लव मैरिज हुआ था ना? और 2 मिस हुआ था सर? 2 से ज्यादा मिस हुए होंगे? 2 एप्टॉपिक हुआ था, 2 ट्यूब होता है एप्टॉपिक ना, हुआ 1 2 हाँ 2 या 3 एप्टॉपिक हुआ था। हाँ, 3 हुआ होगा। और बताइए। ओके सर। सर यहाँ पंचम स्थान में सबसे पहले देखा तो पत्रिका में 3 मंगल, शुक्र और सूर्य, ये 3 उच्च के ग्रह है, और पंचम स्थान में उच्च का मंगल है राहु के साथ। बहुत अच्छी पोजीशन है सर। कहाँ चाहे देख तो रहे हैं होगा ही आप? होगा सर, 100%। और यहाँ से देखा जाए तो पंचम स्थान से देखा जाए तो 4th स्थान में 3 ग्रह है, यानी लड़के या लड़की तो होने के चांसेस तो है ही सर। आपने बता दिया कि एक लड़की ही है, बट सर एक बात ये भी हो सकती है कि मंगल यहाँ पे है, तो
जब भी प्रेग्नेंट हुई होगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा सर। चलिए, इसको तो अभी हम बता ही देंगे, पहले आप अपना पूरा कर लीजिए। हाँ सर, बस इतना ही बताऊंगा मैं। अनीता जी। सर जैसे कि सबसे पहले तो जन्म दशा ही देख लेते हैं इसकी। बुध शनि की है और गुरु की है। गुरु थर्ड हाउस में बैठे हैं, बुध शनि अष्टम भाव में बैठे हैं जो लग्नेश भी हैं। तो जन्म के टाइम ही अच्छी दशा नहीं मिली है। अब बात करें संतान के लिए, उच्च का मंगल बैठा है सर पंचम भाव में, जो कि और राहु के साथ बैठा है, राहु केतु के। लेकिन एक अच्छी स्थिति यहाँ पे ये है कि पंचमेश इस भाव को देख रहा है, तो हम कह सकते हैं संतान होगी। परंतु मुझे ऐसा लगता है, ये मैं सर अभी बस सिर्फ इसको नोट करना चाह रही हूँ कि आईवीएफ से जैसे आप लोग कहते हैं, तो इसमें षष्टेश में मूल त्रिकोण राशि है पंचमेश की। तो मुझे ऐसा लगता है एक ये कारण होगा। दूसरा, अष्टमेश पंचम में बैठा है, जो कि मंगल है। ये कारण हो सकता है कि आईवीएफ से हुआ है। तो संतान होने के तो इसलिए भी चांसेस हैं सर, गुरु पीड़ित नहीं है जो कि संतान का कारक है। उस पे केतु की अगर हम बात करें कि केतु की दृष्टि है, तो एक ही अशुभ प्रभाव होने से सर इतना वो मतलब बुरा प्रभाव नहीं आता, पीड़ित नहीं माना जाता। और पंचमेश अपने चंद्रमा से, अगर हम चंद्रमा से पंचम को देखें तो उसमें केतु बैठा है जो कि पुत्र संतान कारक या पुत्र कारक कहा जाता है। उससे नवम में भी गुरु है, और गुरु देख रहे हैं केतु को भी और चंद्रमा को भी। तो सर अगर D9 की बात करें तो वहां पे हाँ अष्टम भाव की राशि से लगन बना है। परंतु यहाँ पर बुध वर्गोत्तम है जो कि लग्नेश है कुंडली के। और पंचमेश जो D9 के हैं वो अपने से 12th में जरूर हैं, परंतु ये एक तरह से राजयोग जैसा ही फल देगा, ना कि कुछ खराब। तो मुझे ऐसा लगता है द्वादश में जाने का बस एक यही प्रभाव आया है कि भाई संतान लेट से हुई। लेकिन यहाँ पे शुक्र नीच का है और फिर राहु केतु के एक्सिस में है। तो सर ये जो है आईबीएफ वगैरह से जो हुआ है, ये शायद यही कारण है, क्योंकि उच्च से नीच का हो गया शुक्र। बस सर इतना ही। हम तो बहुत ज्यादा ऊंच नीच को तवज्जो देते नहीं है, फिर भी आप लोग हमारे क्लास में इतना ऊंच नीच बोलिएगा तो हम तो उब जाएंगे। ठीक है अनुराधा, ठीक है सर, बाकी मैं रखिए। ध्यान रखूंगी। सर मैं ध्यान रखूंगी। पर सर क्या सच में ही प्रभाव नहीं पड़ता कि एक उच्च स्थिति से जब नीच स्थिति में ग्रह जाता है तो कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं? आप जब मैथमेटिकली किसी भी विषय को समझिएगा ना, अच्छा तो वहाँ आपके ठीक समझ है में सर, मैं आएगा। आगे से मैंने ध्यान रखूंगी। खडबल वाला यूट्यूब पे डाला हुआ है, ऊंच नीच वाला तो डाल ही दिया है शायद, देख लीजिएगा। नहीं डाले होंगे तो डाल देंगे 2-4-10 दिन में। अनुराधा जी। गुरुजी बस मुझे बहुत 1 मिनट में छोटी सी बात कहनी है, बाकी सब जो बताया वो ठीक है। वर्ग 77 में जो कारक गुरु जो हैं वो पीड़ित नहीं है किसी भी चार्ट में, न D1 में, न D9 में, न D7 में। D7 में मात्र वो मंगल और केतु के साथ गुरु युति बना रहे हैं। तो हो सकता है जो मेडिकल एलिमेंट जो उनके अनसक्सेसफुल रहे हैं प्रेगनेंसी, वो दैट माइट बी पॉसिबल। और दूसरा, आपने लास्ट क्लास में हमको बताया था कि अगर 3, 6, 10 और 11 की राशि पंचम भाव में हो तो आईवीएफ के द्वारा संतान होती है। तो गुरु क्योंकि कारक पीड़ित नहीं है तो संतान इनको होनी चाहिए। और मकर राशि है पंचम भाव में, तो आईवीएफ के थ्रू अगर हुई है तो ये सही है कि आपने जो लास्ट क्लास में मैं बताया था। चलिए, यहाँ आप लोगों के सीखने के लिए 2 चीज है। पंचम में उच्च के ग्रह बैठे हैं, बाधवा जी ने बताया, आप लोग जानते हैं, हम पढ़ाते हैं कि पंचम में उच्च के ग्रह बैठे हैं तो पंचम स्थान बलवान हो गया। ये निर्विवाद रूल माना जाता है। लेकिन और दूसरा रूल जो है कि पंचमेश को या किसी भी भाव को भावेश देखे तो वो भी बलवान होता है। ये शनि भी अपने भाव को देख रहा है और मंगल भी वहां बैठा है, तो क्या दोनों तरीके से ये भाव बलवान हो गया? तो माधवा जी,
जब पूरा लिख देते हैं ना, तो उसके बाद लिखते हैं कि आप अपने तारतम्य से रिजल्ट बताइए। ज्योतिषियों के लिए यही बताया गया है, आप ये भी देखें और अपना तारतम्य लगा के रिजल्ट बताइए, क्योंकि हर जगह तो वो है नहीं हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो यहाँ उच्च का मंगल तो है, लेकिन वो ऐसा अष्टमेश है जहां मूल त्रिकोण मंगल का फंसा हुआ है, इसीलिए ऐसा मंगल पंचम में बैठ करके दुहाई नहीं देगा। नंबर 1। नंबर 2 कि शनि भी अष्टम में चला गया, तो अब यहाँ एक्सचेंज वाला रूल भी लग गया। तो ये वाला जो एक्सचेंज है, ये हम हमेशा कहते हैं खल दोष है। अष्टम के साथ पंचम का एक्सचेंज अच्छा नहीं। लेकिन चूंकि गुरु पीड़ित नहीं होने के कारण हमको एक विश्वास था कि इसको संतान होगा, और 2 ट्यूब होता है, 2 बार एप्टोपिक हो गया, दोनों ट्यूब समाप्त हो गया। एप्टोपिक होने का मतलब होता है कि ट्यूब में ही बच्चे का पल जाना, वो जो गर्भाशय का ट्यूब होता है उसमें ही बच्चा पल जाता है। तो उसको 1 महीने में ही इतना पेन शुरू होता है कि महिलाएं मरनासन्न होती है और ऑपरेशन करके उस बच्चे को निकाल दिया जाता है। वो ट्यूब से अंदर जाता नहीं है, उसको निकालना ही उसका इलाज है। तो 2 बार ट्यूब उसका जो है सो कटा, तो दोनों ट्यूब समाप्त हो जाने के बाद आईवीएफ के अलावा और कोई इलाज था नहीं। तो आईवीएफ से 2013 में संतान की प्राप्ति हुई, उसको बाद में देखेंगे। ये पहले आईवीएफ सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि ये मेरे बहुत करीबी थे, हमारे क्या कहते हैं, बड़े साले थे हमसे, हमारे पत्नी से उम्र में बड़े थे। तो बोले कि अब जो आईवीएफ का खर्चा लगेगा ना, पंडित तुम्ही को देना पड़ेगा। हमने कहा चाहे जो लग जाए, एक बार और आप करा लो। बाकी का तो जो हम लोगों के घर में संतान नहीं है, तो इसको भी उसको भी छठ मैया को भी कबूला गया। अन्य जगहों पर भी अभी तक बच्ची जो है तो 10 साल की हो गई, कबूला कबूली समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है ना, वो चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम कह सकते हैं ऐसे मंगल राहु को अंगारक माने तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। एक बात कहते हैं, जबकि हम इसको मना करते हैं कि ऐसा बोलना ही नहीं है। बाकी का संतान के पक्ष में प्रॉब्लम के लिए पंचम और पंचमेश की जो स्थिति रही वो बहुत ही अच्छी नहीं रही। ये पत्रिका नोट कर लीजिए, ये जातक अब लाइव नहीं है, ये जीवित नहीं है। पिछले साल मार्च महीने में इनका देहांत हो गया, कोरोना से नहीं हुआ है। आगे ये मेडिकल में पत्रिका आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोग भी मेडिकल के दृष्टिकोण से देखिएगा तो किसी ने जन्म दशा पकड़ी, लेकिन उसको एक लाइन बोल देना चाहिए था कि बुध में शनि सर, ये दशाओं में तो लगता है कि जातक को जिंदा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये प्रश्न उठाना है, कई क्लास वाले उठा लेते हैं। तो इस विषय को समझते हुए आगे बढ़िएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगले क्लास में आएंगे तो फिर आगे बात जो है सो मैं यहाँ से थोड़ा देर के लिए ये ओपन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को नोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे तो सारी पत्रिकाएं नोट करनी चाहिए आप लोगों को। गुरु माफी चाहूंगा मैं, मंगल यदि उच्च के बैठे हो और शनि जी की दृष्टि हो किसी, यहाँ तो मूल त्रिकोण राशि अष्टम में थी, और भी कोई हो सकता है, पोजीशन हो सकती है, तो क्या वो मंगल को सपोर्ट करेंगे या मंगल को डिस्टर्ब करेंगे? मंगल को शनि सपोर्ट कभी नहीं करेगा दृष्टि से, चाहे अपने उच्च घर को सपोर्ट कर ले, अपने घर को सपोर्ट करेगा। ठीक है गुरु जी, ठीक है गुरु का अच्छा होना और शनि का अपने घर को देखना जी, ये ज्यादा उचित एग्जाम्पल है, उदाहरण है इसके सिवा कि मंगल वहां उच्च का बैठा है। क्लियर हो गया? ठीक है चलिए। गुरु जी, ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। राकेश कौशल जी, आपका कोई प्रश्न?
हाँ जी गुरु जी मैं ये देख रहा था कि इसका जो 20 फुट है वो सेकंड हाउस में आ रहा है, तो उस पे सूर्य की और इसकी शनि की दृष्टि जा रही है, तो इसको किस एंगल से देखेंगे फिर अपन के इसका मतलब मतलब है कि 20 फुट अच्छा नहीं है। हाँ 20 फुट अच्छा नहीं है, तो फिर मतलब शुक्राणु में गड़बड़ होती है या क्या, इसका क्या ना ना, अर्थ है? उसको शुक्राणु से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि संतान में परेशानी होती है। ओवरऑल मतलब यही कहेंगे। तो चलिए, आज अच्छा हुआ कि अब पत्रिका नहीं दिखाएंगे आप लोगों को। पंचम से संबंधित आप लोगों ने अच्छा अध्ययन कर लिया है। अब पंचम से संबंधित जुड़वा संतान के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जुड़वा संतान कैसे होता है। बाकी का पढ़ेंगे कि मेंटली वो स्पेशल चाइल्ड कैसे होता है। ये 2-3 बातों को पढ़ने के बाद पंचम से विवेक और हायर एजुकेशन को सीखने के बाद पंचम से बाहर निकल जाना है। चलिए, अच्छा क्लास चल रहा है हमारे हिसाब से। बाकी बादवा जी, कोई प्रश्न है? हाँ हाँ सर, बस इतना है कि ये तो समझ में आ गया, मूल त्रिकोण राशि उसकी अष्टम भाव में थी। लेकिन जो शनि की दृष्टि अपने भाव पे पड़ रही है, तो भाव तो बली हो गया, लेकिन क्या वो वहां के जीव की हानि करेगा ना अपनी दृष्टि से, ना आई थिंक। ना, वो अपने भाव के जीव की मंगल की हानि करेगा। ठीक है। बाकी का इसीलिए बोला ना, दोनों बार कैंची चलाना पड़ा है। अब एप्टॉपिक हुआ, वो मंगल की वजह से हुआ, और अष्टमेश मंगल की वजह से हुआ। ठीक है सर। सर क्या? पंचम पंचम भाव पर केतु की दृष्टि है, तो उससे क्या प्रभाव उससे होता है? भी कैंची चलाना पड़ेगा। अच्छा। चंद्रभान यादव जी। गुरुजी, जो दिमाग से लोग पागल होते हैं, तो उसके लिए पंचम भाव से ही देखा जाता है या किसी और भाव से? उसके लिए पंचम भी देखा जाता है। ठीक अच्छा, है ना? तो उसमें क्या देखेंगे? पंचम बहुत ज्यादा पीड़ित है या तीनों चीजें देख लेते हैं? ये तो ये भी एक बार बता दीजिएगा गुरुजी की क्लास में। हाँ, पूछ लीजिएगा, कभी चर्चा कर लेंगे। 5-7 मिनट का चर्चा कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। बाकी का ये मेडिकल का विषय है। मेडिकल में जब मानसिक रोग पढ़ाते हैं ना जी, तो वहाँ इसकी इतनी बड़ी चर्चा होती है। फिर भी आपको बताएंगे, चिंता मत कीजिए। भारती तनेजा अनेजा। गुरुजी मेरे पास एक पत्रिका है, जो एक बच्चा है मेरे नॉन है, तो वो उसको ऑटिज्म जो होता है, तो आप पढ़ाएंगे तो अगली बार मैं वो पत्रिका आपको बता दूंगी, तो जो जन्म से ही ऐसा है ऑटिज्म दे देना पत्रिका, मगर ऑटिज्म क्लास में नहीं पढ़ाएंगे। ऑटिज्म मेडिकल का है। अच्छा, ऑटिज्म मेडिकल आपने अभी बोला ना कि वो जो जन्म से होते हैं, तो मुझे लगा कि शायद वो आप ना, देखेंगे। वो फिर बहुत लंबा, हम लोगों का क्लास 1 साल में भी खत्म नहीं होगा अगर ये सब विषय पकड़ लिए ना। जैसे अभी बाधवा जी ने कहा, तो पागल की पत्रिका तो बाद में देखेंगे, खुद ही पागल होने की नौबत आ जाएगी। ठीक गुरुजी है ना? ओवर एक्टिव चाइल्ड की भी ओवर जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं चाइल्ड, नॉट विद ऑटिज्म एंड एवरीथिंग, मतलब एक ही चीज को करते हैं, वो एक सेमी पागलपन वाला, वो भी कुंडली से पता चलता है। क्योंकि चलना हमारी एक चाहिए, जानने बिल्कुल। वाली है, उनके भतीजे को एक तो 12 साल के बाद वो बालक हुआ, एंड ही इज अ वेरी ओवर एक्टिव चाइल्ड। वो एक चीज जो करता है वो करता ही रहता है, नहीं करता है तो वो बैठा रहता है, गुमसुम रहता है। तो मुझे उन्होंने बोला कि आप इसके बारे में पता कीजिएगा। आप दे दीजिएगा ना, पत्रिका दे दीजिएगा। कभी चर्चा में ले लेंगे, पढ़ाएंगे नहीं उसको। नहीं, पत्रिका चर्चा, उन्होंने नहीं दी, ऐसे ही उन्होंने बोला, तो हमने कहा जब चर्चा कभी होगी तो हम समझने का प्रयास करेंगे इस चीज को भी, हाँ, अबाउट मगर ओवर एक्टिव पत्रिका चाइल्ड। हाँ जी। पत्रिका मांग लीजिए ना, कि बोलिएगा कि सर चर्चा करने के लिए पत्रिका मांगे हैं, तो ठीक है। जी अगर दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो कोई बात। ठीक है। जी जी। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम गुरु। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 गुरु। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु।